जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग CSEET लीगल एप्टीट्यूड का एक और चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। ये अगेन हमारा क्विक रिवीजन सेशन है, ठीक है। ये हमारे रिविजनरी सेशन हैं जो कि हम ले रहे हैं, और उसमें आज जो चैप्टर हम रिवाइज करवाएंगे दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कंसेप्चुअल सा है। बहुत ढेर सारे एमसीक्यूज हैं जो कि इससे फ्रेम होते हैं। ये पूरा कर लेने के बाद हम आपसे कहेंगे कि आप एप्लीकेशन से अपने एमसीक्यूज का टेस्ट, एक क्विज जो ऑलरेडी अपडेटेड है वहां से उसको आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, रेडी हो आप लोग? चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बात से कि आखिर टॉर्ट होता क्या है। किसी भी तरीके का रॉन्ग दो प्रकार से उसको डिफाइन किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। वन इज सिविल रॉन्ग, दी अदर वन इज क्रिमिनल रॉन्ग। एक होता है सिविल रॉन्ग और दूसरा होता है क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग हम लोग तब कहते हैं बेसिकली जब किसी की पर्सनल राइट या प्रॉपर्टी को हम लोग इन्फ्रिंज करते हैं, यानी उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल सिविल रॉन्ग के अंदर में अगर हम आपसे कहें कि हमने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा जमा लिया है, हम आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, दैट इज क्या? दैट इज अ सिविल रॉन्ग। से फॉर एग्जाम्पल इन भाई साहब ने, क्या नाम है आपका? सोनू, उत्कर्ष। सोनू ने एक दिन उत्कर्ष की भर भर की बेइज्जती कर दी, इसके खिलाफ में पोस्टर छाप दिए। उत्कर्ष, बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? बेइज्जती हुई। तो इसे भी हम लोग क्या क्रिमिनल रॉन्ग कहेंगे? नहीं, इसे कहेंगे सिविल रॉन्ग। से फॉर एग्जाम्पल ये छोटी दीदी, क्या सिद्धि, हाँ रिया, सिद्धि रिया को धमकाती है, देखो मेरा होमवर्क कर दो नहीं तो। क्या इसे हम क्रिमिनल रॉन्ग कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? सिविल। ऐसे बहुत से सिविल रॉन्ग्स हैं सर, ये तो क्रिमिनल रॉन्ग भी हो सकता है, नहीं तो के अंदर में बहुत सी चीजें आ सकती हैं, हाँ, लेकिन इसे बेसिकली हम लोग कहते हैं सिविल रॉन्ग। तो सिविल रॉन्ग क्या है? वो चीजें जो कि हम कह सकते हैं क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है। अच्छा, इनके बीच में एक बेसिक डिफरेंसेस कई तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। हम लोग कुछ कुछ चीजों के बारे में यहां पे सीखेंगे। तो कहा गया कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग को टॉर्ट कहा जाता है। सिविल रॉन्ग्स भी बहुत ढेर सारे हो सकते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग है टॉर्ट। ये क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है। क्रिमिनल रॉन्ग्स बेसिकली तब होते हैं जब लॉ ऑफ द स्टेट को आप वायलेट करो। किसी स्टेट लॉ को अगर आप वायलेट करते हो, अगर आपने किसी एक्ट को वायलेट किया है तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिमिनल रॉन्ग, ठीक है। अगर आप किसी एक्ट को वायलेट करो, हमने कहा कि आपका कोई भी एक एक्ट बना हुआ है, मान लो आपके ट्रैफिक रूल्स ही आपने उसको वायलेट किया, आपने किसी भी पर्टिकुलर एक्ट को अगर वायलेट किया है, अगर आपने कंपनीज एक्ट के अंदर में धोखाधड़ी किया है, इट कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल रॉन्ग, ठीक है। बट अगर वो किसी एक्ट के अंदर में मेंशन नहीं है, ठीक है, वो कोई क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिविल रॉन्ग। और सिविल रॉन्ग भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें से एक टाइप है आपका टॉर्ट। सिविल रॉन्ग्स हम कह सकते हैं कि एक सिविल रॉन्ग होता है आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और एक होता है आपका लास्ट में जिसको हम लोग कहते हैं टॉर्ट्स। ये तीनों ही क्या है? सिविल रॉन्ग। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द टॉर्ट्स आर सिविल रॉन्ग, बट ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉर्ट, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टॉर्ट नहीं है। सर ऐसा क्यों? यह भी हम लोग जानेंगे, बट फिलहाल के लिए दो तरीके का रॉन्ग होता है, एक सिविल रॉन्ग होता है, एक क्रिमिनल रॉन्ग होता है। टॉर्ट एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट या उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होता है। फिर इसके बाद
आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसके बैकग्राउंड के बारे में। द वर्ड टॉट comes from the English word wrong. It is the French equivalent of the English word wrong. It does not come from the English word wrong. It is the French equivalent. यानी जैसे फ्रेंच में हम लोग taught कहते हैं, उसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं wrong. The word taught is derived from the Latin word. It is derived from the Latin word which is tautum. ठीक है, तो taught का एक सिंपल सा मीनिंग क्या है? wrong. इसको किस वर्ड से डिराइव किया गया है? tautum. Taught is a civil wrong. अच्छा, नेक्स्ट जो पब्लिक रॉन्ग्स होते हैं दे आर वायोलेशन ऑफ पब्लिक लॉ। जैसे हमने आपसे कहा कि कोई भी एक्ट है, कोई रूल है, कोई लॉ है, उसका जो हम वायोलेट करते हैं तो दैट इज क्या? अ पब्लिक रॉन्ग। पब्लिक रॉन्ग और क्राइम्स आर दोज विच आर मेड पनिशेबल अंडर द पीनल लॉ। टॉट क्या है? इट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, अच्छा, अब अलग अलग जगहों पर टॉट को डिफाइन किया गया। फिलहाल हम लोगों ने इतना सीखा कि टॉट एक सिविल रॉन्ग है और इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट जानते हो, जब हम किसी को कोई जिम्मेदारी, कोई प्रॉपर्टी दे करके एक ट्रस्ट बनाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि तुम इस प्रॉपर्टी, जैसे हमने तुमको एक प्रॉपर्टी दे दिया, कहा कि इसको गरीब बच्चों के लिए इस्तेमाल करना, और पता चला तुमने अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, दैट इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो tort is a civil wrong which is not a breach of contract or a breach of trust. Limitations Act के सेक्शन 2M में कहा गया कि tort means a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or breach of trust. ये पहला डेफिनेशन। फिर एक डेफिनेशन इसमें सैलमेंट की है। सैलमेंट ने कहा कि it is a civil wrong which the remedy is a common law action for unliquidated damages. Now the keyword is क्या? Unliquidated damages मतलब not fixed. एक होता है जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो the damages are fixed, but in case of tort it is a civil wrong which accounts for unliquidated damages, which is not exclusively a breach of contract or a breach of trust. फ्रेजर ने कहा कि इट इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम। इट इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम। सर व्हाट इज दिस राइट इन रेम? देखिए, दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है राइट इन रेम और एक होता है आपका राइट इन पर्सोनम या राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम, ये दो प्रकार के राइट होते हैं। When you have a right against the whole world, जैसे मान लो हम दोनों का एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, उसमें तुमने हमसे वादा किया कि 1 महीने तक हम आपके यहाँ पे काम करेंगे, 1 महीने से पहले आपके यहाँ काम नहीं छोड़ेंगे। आपने मेरे लिए कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट किया, अब मेरे पास में आपके अगेंस्ट में राइट है। एक्स पर्सन आकर के आपसे नहीं कहेगा काम क्यों नहीं कर रहे, तो हम कह सकते हैं काम क्यों नहीं कर रहे, मेरे पास में आपके अगेंस्ट में राइट है, ठीक है, ये एक राइट इन पर्सोनम है। इन पर्सनल आई हैव अ राइट अगेंस्ट यू, हम कह सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हमारे पास में एक कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं तो आपके अगेंस्ट में राइट आता है, आपके पास मेरे अगेंस्ट में राइट होगा पैसा लेने का, आप किसी से भी पैसा नहीं वसूल सकते। लेकिन भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है, क्या हम इसे आपसे बचा सकते हैं? क्या इसे उससे बचा सकते हैं? क्या इसे उससे बचा सकते हैं? हाँ, सबके अगेंस्ट में बचा सकते हैं। क्या कोई इसका इस्तेमाल ना करे हम इंश्योर कर सकते हैं? हाँ, ये मेरे पास में राइट इन रेम है। आई हैव दिस राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, आई हैव दिस राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। राइट इन रेम इज अ राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है, हर किसी के अगेंस्ट में मेरे पास में ये राइट है। राइट इन पर्सोनम, मेरे पास में आपके अगेंस्ट में ये राइट है, ठीक है। इट इज अ स्पेसिफिक राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। जैसे मान लो हमने आपसे कुछ रेंट पे लिया, ठीक है, तो आपके पास में कुछ राइट्स हैं, मेरे पास में कुछ अपने राइट्स हैं, हम दोनों के पास में एक दूसरे के प्रति में राइट्स हैं। मेरे पास में दुनिया के अगेंस्ट में इससे जुड़ा हुआ राइट नहीं है, आपके पास में भी दुनिया से जुड़ा हुआ इसके अगेंस्ट में राइट नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के अगेंस्ट का है, वो राइट इन पर्सोनम है।
लेकिन क्या ये अपना बचाव कर सके? तुम्हारे पास में ये पूरी दुनिया के अगेंस्ट में राइट है कि तुम पूरी दुनिया से अपने आप को बचा सको? नहीं। अरे भैया, तुम हर किसी से कह सकते हो ना कि नहीं, कोई हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दिस इज अ राइट इन रेम अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो व्हाट इज अ टॉट? टॉट इज अ राइट इन रेम या राइट इन पर्सोनम? टॉट इज अ राइट इन रेम। इट इज अ राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड of a private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party। तो यहां पे देखो क्या मिलता है आपको, राइट ऑफ कंपेंसेशन मिलता है। तुमको मालूम है कोई क्रिमिनल रॉन्ग होता है तो मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद अच्छा कंपेंसेशन के तौर पे हम चलो पैसा दे देते हैं, नहीं ना भैया, वहां पे कंपेंसेशन काम नहीं करता। लेकिन जो सिविल रॉन्ग्स होते हैं, जो टॉर्ट होते हैं, वहां पे कंपेंसेशन होता है। तो इन्होंने कहा दो बातें, इट इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम, जिसकी अगेंस्ट में क्या मिलेगा? कंपेंसेशन। ऐसा कौन कह रहा था? फ्रेजर। और चौथा आया विनफील्ड। विनफील्ड ने कहा, विनफील्ड ने क्या कहा? विनफील्ड ने कहा, जो लोग लाइव वाले हैं वो को होस्ट पे अपना मैसेज भेजेंगे। विनफील्ड ने कहा कि टॉर्चुअस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ, दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन जनरली, यानी इनका भी कहना है दिस इज अ राइट इन रेम एंड इट्स ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। यानी इन्होंने भी दो बातों पे फोकस किया कि ये राइट इन रेम है और यहां पे क्या होते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो यहां से हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिला? हम लोगों को सीखने को मिला कि लिमिटेशंस एक्ट के सेक्शन 2M के अकॉर्डिंग टॉर्ट मींस ब्रीच, इट इज सिविल रॉन्ग विच इज नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सैलमंड ने कहा इट इज अ सिविल रॉन्ग विच अकाउंट्स फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फ्रेजर ने दो बातें कही, क्या? राइट इन रेम इन्होंने कहा और यहां पे राइट ऑफ कंपेंसेशन होता है, और विनफील्ड ने कहा कि ये राइट इन रेम है और यहां पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। बोलो ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हुई आपको? इन सब का जो की पॉइंट था क्लियर हुआ? बताइए ये राइट इन रेम है, ये किसने कहा? फ्रेजर ने कहा। ठीक है, इट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ना, इट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सिर्फ इतनी सी बात। लिमिटेशंस एक्ट, ठीक है, लिमिटेशंस एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2M। सेक्शन 2 क्लॉज M। वाह, सेक्शन 2 क्लॉज M। नेक्स्ट, अच्छा ये भी हम लोगों ने सीखा कि एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट बट एवरी टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। आइए आगे बढ़ते, यहां तक सबको समझ में आया? एवरीबडी इन द लाइव चैट, स्टूडेंट्स कम ऑन प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर? एक टॉर्ट होने के लिए प्लीज सेंड योर चैट टू द को-होस्ट एंड कंफर्म। जब आप चैट ऑप्शन पे जाते हैं तो सेंड टू पे जाके को-होस्ट पे सेंड करें अपना मैसेज। एक टॉर्ट होने के लिए 3 कंडीशंस का होना जरूरी है। पहला, एक रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन होना चाहिए। दूसरा, अ रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन कॉजिंग लीगल डैमेज टू अनदर। एंड तीसरा, इसकी कोई लीगल रेमेडी होनी चाहिए। अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। दूसरा, द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन कॉजिंग डैमेज टू द अनदर। एंड तीसरा, द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी ऑफ सच नेचर एज इट गिव्स राइज टू लीगल रेमेडी। तो एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, यह सबसे पहली चीज है। जैसे एक रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए,
वो एक रॉन्गफुल एक्ट हुआ ना। अब वो मॉरल रॉन्ग भी हो सकता है या एक्चुअल रॉन्ग भी हो सकता है। मॉरली रॉन्ग चीज क्या होती है? मॉरली रॉन्ग चीज क्या होती है? जैसे से फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कुछ कुछ गलत बोल दिया, ठीक है, मान लो से फॉर एग्जाम्पल इनके इनके पूजा पाठ का स्थल है, ठीक है, एक धार्मिक स्थल है, और वहां पे बाजू वाले भाई साहब अधार्मिक कार्य करते हैं, ठीक है, ये वहां पर जो है इनकी नॉन वेजिटेरियन शॉप है, यहाँ पे धार्मिक कार्य करते हैं, तो फिर हो सकता है इनको हर्ट हो, है ना। तो फिर ये क्या है? एक मॉरल रॉन्ग है, इट इज नॉट एन एक्चुअल रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, जैसे से फॉर एग्जाम्पल ये पीछे भाई साहब सोनू, ये जब जब उत्कर्ष ना, उत्कर्ष जब जब निकलता है तो सोनू भाई साहब उसको घुर घुर करके परेशान करते हैं। अच्छा, सोनू खुश है, तो ये क्या है? मॉरल रॉन्ग है। तुमको कोई नुकसान पहुंचा रहा है क्या? बड़ी मॉरली गलत है ना। तो अ wrongful act or omission of the defendant, the wrongful act must result in causing legal damage to another, and the wrongful act must be of such a nature as it gives rise to the legal remedy. Thus every person whose legal right, example right of reputation, right of bodily safety, freedom, right to property are violated without legal excuse have a right of action. यानी आपकी एक लीगल राइट का वायोलेशन उसमें होना चाहिए और उससे फिर कुछ आप लीगल डैमेजेस क्लेम कर सकें। लीगल डैमेज, इट इज नॉट एवरी डैमेज दैट इज अ डैमेज इन द आईज ऑफ लॉस, इट मस्ट बी अ डैमेज विच लॉ रिकॉग्नाइजेस एज सच। अब देखो, उससे कोई लीगल इंजरी होनी चाहिए। अब ये लीगल इंजरी से हम लोग यहाँ पे दो मैक्सिम्स हैं जो कि पढ़ते हैं, इन दोनों मैक्सिम्स के बारे में ध्यान से सुनना। पहला मैक्सिम है आपका डैमनम सिने इंजुरिया, बोलो डैमनम सिने इंजुरिया, और दूसरा है इंजुरिया सिने डैमनम। एक है डैमनम सिने इंजुरिया और दूसरा है इंजुरिया सिने डैमनम। डैमनम सिने इंजुरिया का मतलब क्या कि डैमेज हुआ है, डैमेज हुआ है। सिने मींस नहीं, क्या नहीं हुआ है? इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट। इंजुरिया माने इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट नहीं हुआ। इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट नहीं हुआ। वापस से, डैमेज हुआ है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट नहीं हुआ है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। जैसे था क्या, यहां पर आपको एक केस स्टडी दिखाई देगी, ग्लॉकस्टर ग्रामर स्कूल केस दिखाई दिया। क्या हुआ था इसके अंदर में? एक स्कूल था, उस स्कूल के अंदर में एक टीचर था, ठीक है, मस्त टीचर, एकदम समझ लो सारे स्टूडेंट्स एकदम उसके पीछे पागल थे, ठीक है, हमको ये टीचर चाहिए, ये टीचर चाहिए, ठीक है। तो ग्लॉकस्टर ग्रामर स्कूल वो एक स्कूल था, उसके अंदर में एक टीचर था। अब वो टीचर क्या करता है कि वो स्कूल छोड़ करके चला जाता है, उसके प्रिंसिपल से कुछ बहस हो जाती है, तो हम जा रहे हैं स्कूल छोड़ करके, जाओ। और वो फिर क्या करता है, उसी स्कूल के बगल में अपना स्कूल खोल देता है। अब वहां के स्टूडेंट्स भाग भाग करके उस दूसरे वाले स्कूल में जाने लगते हैं जहां पे वो टीचर पढ़ा रहा होता है, ठीक है। तो उसे फिर क्या होता है कि वो जिस स्कूल में पहले पढ़ाता था, वो ग्लॉकस्टर ग्रामर स्कूल, तो उसके अंदर में नुकसान होने लगता है। अब वो स्कूल का प्रिंसिपल जाता है, जाकर के कोर्ट में केस कर देता है, देखिए गलत किया है मेरे साथ, हमारा स्कूल छोड़ करके चला गया और ऊपर से हमारे यहाँ के बच्चे भी फिर चले गए इसके यहाँ पे, हमको नुकसान हुआ है। गलत हुआ उसके साथ कि नहीं हुआ? गलत हुआ। लेकिन ये बताओ, क्या हमने तुम्हारा कोई राइट छीन लिया, तुम्हारा कोई अधिकार छीन लिया? अब भैया तुम्हारी दुकान के बगल में मेरी दुकान पे ज्यादा भीड़ है, इसका मतलब मेरी क्वालिटी अच्छा है, तुमको नुकसान हो रहा है, तो मैं क्या करूं? तुझको मिर्ची लग, मैं क्या करूं? इट मींस कि मेरी बनाई हुई डिश अच्छी, मतलब मेरा प्रोडक्ट अच्छा था, तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं। हैव आई इन्फ्रिंज्ड एनी राइट?
नहीं। तो क्या इसमें कोर्ट तुमको लीगल डैमेजेस देगा? नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट अ लीगल डैमेज। देयर इज डैमेज, बट इज इट अ लीगल डैमेज? इज देयर अ इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट? नो। तो विथ डैमेजेस देयर मस्ट बी इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट। डैमनम सिने इंजुरिया डज नॉट रिजल्ट इन टॉर्ट। डैमेज हुआ डैमनम, सिने इंजुरिया, सिने इंजुरिया माने इंजरी नहीं हुई। बोलो, फील करो, डैमनम सिने इंजुरिया। डैमनम है माने डैमेज है, सिने इंजुरिया माने क्या नहीं है? इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट नहीं है। ठीक है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट नहीं है। तो क्या ये टॉर्ट माना जाएगा? क्या इसे लीगल डैमेज माना जाएगा? क्या कोर्ट इनकी बात सुनेगा या फिर ऐसे ही भगा देगा? भगा देगा। ठीक है, चलो अच्छा, आगे सुनो और समझो। डैमनम सिने इंजुरिया, ग्लॉकस्टा ग्रामर स्कूल। अगला है इंजुरिया सिने डैमनम। इंजरी हुई, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ, लेकिन डैमेजेस नहीं हुए। इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ लेकिन डैमेजेस नहीं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल में बदलते हैं, कैरेक्टर्स बदलते हैं। ये क्या, आप दोनों बताइए क्या नाम? हाँ, श्रीतिका, जानवी। अब जानवी एक दिन क्या करती है, श्रीतिका को कमरे में बंद करके भाग जाती है। ठीक है, श्रीतिका बताओ तुम्हारा कौन सा राइट चला गया? राइट टू फ्रीडम। आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ना, लेकिन नुकसान हो गया तुम्हारा। खाना पीना लाके देती थी तुमको, दरवाजे के नीचे से खाना पीना इसने पहुंचा दिया। राइट इन्फ्रिंज हुआ? हाँ। डैमेजेस हुए तुमको? नहीं। क्या ये गुनाह है? हाँ। ये क्या कहने का मतलब? नहीं, खिला पिला करके बंद रखे थे ना, राइट तो इन्फ्रिंज किया। ऐसी करके केस हुआ। ठीक है, केस स्टडी का नाम था एशबी वर्सेस वाइट। बोलो, एशबी वर्सेस वाइट। इसमें एशबी क्या करता है, एशबी एकदम वो भक्त था, उसको जाना था, वोट करना था। ठीक है, तो एशबी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन का डे रहता है और एकदम जाता है वोट करने के लिए, और व्हाइट उसको रोक देता है। व्हाइट रहता है पुलिस कांस्टेबल। व्हाइट कौन रहता है? पुलिस कांस्टेबल। वो कहता है ना ना, तुम्हारे पास में राइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम्हारा पासपोर्ट नहीं है, जो भी एक दो चार चीजें बता करके उसको वोट करने से रोक देता है। कहता नहीं, तुमको वोट नहीं करने देंगे। एशबी कहता करने दो। व्हाइट कहता नहीं, नहीं करने देंगे। अंत में एशबी को वोट करने नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब एशबी चला जाता है कोर्ट में, और तुमको मालूम है वो जिस पार्टी के लिए वोट करने जा रहा था वो पार्टी जीत गई। लेकिन फिर भी एशबी जाकर के कह रहे, तो व्हाइट कहता है अरे ठीक है ना, जीत गए ना तुम्हारी पार्टी, और क्या कर लेते, तुम्हारे वोट से कोई फर्क पड़ना था, कोई डैमेज थोड़ी हुआ तुमको। लेकिन फिर भी उसने कहा कि हमें डैमेज हुआ कि नहीं हुआ भाड़ में गया, मेरा इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो व्हेन देयर इज एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट, बोलो, व्हेन देयर इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट, ऑल्दो देयर आर नो डैमेजेस, स्टिल इट इज ट्रीटेड एज अ इंजुरिया है। इंजुरिया माने इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट है। सिने डैमनम क्या नहीं है? डैमेजेस नहीं। when there is no damage but there is infringement of a right, मेरे अधिकारों का हनन हुआ है। ठीक है, मेरे अधिकार हमसे छीने गए हैं, बट कोई डैमेज नहीं। ठीक है, तो व्हाट इज टॉट? डैमनम से नहीं इंजुरिया या इंजुरिया से नहीं डैमनम? ठीक है, अच्छा बताओ, मेरी दुकान के बगल में तुम्हारी दुकान, दिस इज डैमनम सिने इंजुरिया। ठीक है, नेक्स्ट, टॉट होने के लिए तीन कंडीशन। तीसरी कंडीशन बताओ क्या? लीगल रेमेडी। द थर्ड कंडीशन of a liability for a tort is legal remedy. This means to constitute a tort, the wrongful act must come under the law.
उसकी एक लीगल रेमेडी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, if A finds a drunken stranger in his room who has no business to be there and is thus a trespass, he is entitled to get rid of him, if possible without force. But if that be not possible, with such force as circumstances may warrant. यानी उसकी कोई लीगल रेमेडी होनी चाहिए। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, आप अचानक से अपने कमरे में घुस रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई पियक्कड़ आदमी या औरत आपके कमरे के अंदर में पड़ा हुआ है, तो आपके पास में इतना राइट है ना कि उसको उठा के बाहर फेंका जा सके। अगर हो सके तो बिना चोट पहुंचाए, ये नहीं कि पहले उसको पीटेंगे तब उसको बाहर फेंकेंगे। अगर हो सके तो बिना चोट पहुंचाए, और अगर बिना चोट पहुंचाए पॉसिबल ना हो तो चोट पहुंचा करके, जितनी जरूरत हो उतनी चोट पहुंचा करके, ठीक है। तो लीगल रेमेडी होनी चाहिए उसकी, कोई ना कोई लीगल रेमेडी। जिस चीज की कोई रेमेडी नहीं है फिर वो क्या कर सकते हैं उसमें, उसको रॉन्ग कैसा मानोगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम लोगों ने सीखा कि टॉट होने के 3 कंडीशन, रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन। रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन कॉजिंग लीगल डैमेज। रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज एंड लीगल रेमेडी, ठीक है। WDR, रॉन्गफुल एक्ट, डैमेज, लीगल डैमेज, रेमेडी, लीगल रेमेडी। मेंस रिया, ओ भाई लाइव वालों जवाब दो, यहां तक आए कि नहीं आया। मेंस रिया, अब जैसे से फॉर एग्जाम्पल, हर एक, हम कहते हैं इनफैक्ट ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, हर एक गलती के लिए ना मेंस रिया होना जरूरी है, ठीक है। मेंस रिया होना जरूरी है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल तुम गाड़ी चला रहे थे और जबरदस्ती तुम्हारी गाड़ी के सामने कोई आकर के कूद गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसका पैर वैर टूट गया, लेकिन वो जबरदस्ती आकर के कूदा था, तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारा गिल्टी माइंड नहीं था। क्या वो करने का इंटेंशन था तुम्हारा? नहीं, इट वॉज अनइंटेंशनल। तो फॉर हैविंग अ टॉट, आई कैन से कि देयर मस्ट बी अ मेंस रिया, ठीक है, देयर मस्ट बी सम मेंस रिया। अच्छा, यहां पर एक मैक्सिम है, ऊपर हम लोगों ने 2 मैक्सिम पढ़े, क्या? डैमनम सिने इंजुरिया, इंजुरिया सिने डैमनम। एक मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, ठीक है, वापस से पढ़ो, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। The act itself create no guilt in the absence of a guilty mind. इसका मतलब कोई एक्ट खुद में it does not create any guilt, यानी अगर कोई एक्ट हो गया does not mean, जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपने सारे के सारे प्रिकॉशंस रखे थे, आपके सारे के सारे प्रिकॉशंस रखने के बाद भी मान लो कि आपसे कोई गलती हो जाए, ठीक है, या आपके सारे के सारे प्रिकॉशंस रखने के बाद भी कोई ऐसा सामने वाली पार्टी को नुकसान पहुंच जाए, ठीक है, जैसे अभी हमने आपसे कहा कि आप चल रहे थे, सामने वाली पार्टी ने जबरदस्ती एक एक्सीडेंट खुद ही का करवा लिया, तो इसके अंदर में आपकी गलती नहीं है, ठीक है। द एक्ट डज नॉट क्रिएट अ गिल्टी माइंड, इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट अ गिल्टी माइंड, ठीक है। जैसे इसके अंदर में एक फेमस केस आपको सुनाते हैं कि एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री के अंदर में बहुत ढेर सारे सब्सटेंसेस रखे हुए थे, बहुत ढेर सारे पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंसेस, केमिकल्स वगैरह रखे हुए थे। वहां पे एक चोर घुसता है, ठीक है, चोर घुसा, वो देखा फैक्ट्री में मस्त ढेर सारा सामान लोडेड है, वहां पे उसको एक पानी जैसा जार दिखाई देता है, वो उसको प्यास लगी थी, ठीक है, तो चोर जाता है और वो पानी का गिलास पी जाता है, ठीक है। बाद में उसको मालूम चलता है पानी नहीं कुछ और केमिकल था, और वो जाकर के हो जाता है हॉस्पिटलाइज। क्या इसके अंदर में फैक्ट्री की गलती है? भैया एक तो चोरी करने आए हो, ऊपर से खुद को नुकसान पहुंचाए हो, तो भैया तुमको नुकसान तो पहुंचा, लेकिन इसके अंदर में हमारी गलती नहीं। किसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता,
समझ गए? तो actus non facit reum nisi mens sit rea. The act itself creates no guilt in the absence of a guilty mind. It does not mean that for the law of tort the act must be done with an evil motive, but simply means that mind must conquer in the act. यानी केवल गिल्टी एक्ट नहीं, गिल्टी माइंड भी होना चाहिए। बिना मेंस रिया के तुम्हारा टॉट नहीं होगा। द एक्ट मस्ट बी डन ईदर विथ रॉन्गफुल इंटेंशन या नेग्लिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, या तो रॉन्गफुल इंटेंशन हो या तो तुम्हारी लापरवाही। तुम्हारी लापरवाही में भी तुम्हारी गलती है और तुम्हारा रॉन्गफुल इंटेंशन था तो भी तुम्हारी गलती है, लेकिन हम लापरवाह नहीं थे और मेरी गलती भी नहीं थी, तो फिर उस केस में हम जिम्मेदार नहीं। या तो तुम बहुत तेज चला रहे थे, उससे सामने वाला भिड़ करके चला गया, तो उसमें उसकी गलती नहीं, तुम्हारी भी लापरवाही। होता है ना, एक्सीडेंट हो गया तो पहले तो एक दूसरे का कॉलर पकड़ेंगे, फिर देखेंगे किसकी गलती थी, है ना? तो उसके अंदर में देखना पड़ता है कि गलती किसकी थी। इंटेंशन किसी का नहीं होता है कि आज तो मोड़ से आने वाले को उड़ाई देंगे, लेकिन हाँ फिर देखा जाता है कि नेग्लिजेंस किसका था, ठीक है, और नहीं तो फिर देखा जाता है ताकत किसके पास ज्यादा है। तो रॉन्गफुल इंटेंशन या नेग्लिजेंस। हाउएवर द केस ऑफ एब्सोल्यूट या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर एक्सेप्शंस टू दिस। अब देखो ये मजेदार चीज, मजेदार, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कहा गया कि टॉट होने के लिए क्या होना चाहिए? मेंस रिया। टॉट होने के लिए क्या होना चाहिए? मेंस रिया। लेकिन कुछ केसेस में तुम्हारा मेंस रिया था या नहीं था, हमको उससे मतलब नहीं पड़ता। यू विल बी पनिश्ड फॉर इट। दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट लायबिलिटी या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। कम ऑन, व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी? व्हेन अ पर्सन शैल बी पनिश्ड वेदर इट वॉज हिज इंटेंशन और नॉट। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या एब्सोल्यूट लायबिलिटी, तुम्हारी इंटेंशन थी या नहीं थी, विद और विदाउट इंटेंशन, विद और विदाउट इंटेंशन, नेग्लिजेंस या नो नेग्लिजेंस, हमको उससे मतलब नहीं। ये मेरा नुकसान हुआ, तुम भरपाई भरोगे, मेरा नुकसान हुआ तुम भरपाई भरो, ठीक है? जैसे हुआ क्या, मेरे घर के बाजू में तुम्हारा घर था, ठीक है? अब तुम्हारे घर में थी सीलन, तुम्हारे घर से टपकता था पानी, क्या झरना, ठीक है? तो तुम्हारे झरने के कारण मेरा लैपटॉप झड़ गया। अब भैया हमारा नुकसान भी हुआ कि नहीं हुआ? तुम तो बाद में डॉक्टर फिक्सेट की वाटर प्रूफिंग करवा लिए, हमारा तो लैपटॉप उतने में हो गया स्वाहा। तो हम तुमसे पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? कि तुम ये कहोगे देखिए ना हमारे पास में समय नहीं था इतने दिन से, आज जाकर के समय मिला है, ठीक है? तो हम क्या करें, मेरा तो नुकसान हो गया, तुम्हारा गिल्टी माइंड था क्या? तुम क्या मेरे लैपटॉप को ही खराब करना चाहते थे? तुम नेग्लिजेंट भी नहीं थे, ले तो रहे थे स्टेप्स, लापरवाही नहीं किया, अब हो गया तो हो गया, लेकिन मेरा नुकसान तो हुआ ना, तुम्हारी वजह से हुआ ना, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, मेंस रिया नहीं था, बट स्टिल यू विल बी लायबल। बोलो लॉजिकल भी है या नहीं है? लॉजिकल, ठीक है? अब जैसे से फॉर एग्जाम्पल तुमने अपने यहाँ पे कुत्ता पाल के रखा, वो कुत्ता जबरदस्ती छूट करके चला ही जाए, तुमने पकड़ के रखा था फिर भी छूट के चला ही जाए, सामने वाले को काट ही ले, गलती तो तुम्हारी है ना? ठीक। अब जैसे से फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। आप में से कोई जिसकी कोई शॉप वॉप हो या कोई बिजनेस, हाँ किस चीज का बिजनेस है मैडम? हार्डवेयर का बिजनेस है। अब आपके हार्डवेयर के बिजनेस के अंदर में अपने कुछ स्टाफ मेंबर्स वगैरह रखे होंगे, ठीक? अब उसमें क्या हुआ कि आपके यहाँ पे एक बार एक कस्टमर आया और आपके स्टाफ ने गलत सामान सप्लाई कर दिया। गलत सामान सप्लाई करने की वजह से सामने वाले का नुकसान भी हो गया, उसको आने जाने का भी फालतू का खर्चा पड़ गया, प्लस उसके यहाँ जो लेबर लगा था वो भी सब। अब आपने गलती नहीं किया, किसने गलती किया? स्टाफ ने गलती किया। तो क्या इसकी भरपाई आप भरेंगे? हाँ, आप ही को भरना पड़ेगा ना, ठीक है? क्योंकि सर्वेंट के एक्ट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे आप नेग्लिजेंट थे या नहीं थे,
चाहे आपका इंटेंशन था या नहीं था, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दिस इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। बोलो, या एब्सोल्यूट लायबिलिटी? स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लायबिलिटी। व्हेन यू आर लायबल इवन व्हेन इट इज डन विदाउट इंटेंशन, मतलब विदाउट मेंस रिया। तो इन जनरल it is necessary to have mens rea for a tort, but in cases of strict liability, absolute liability, a person will be liable even if there is no intention. I hope ये एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, ये सब हटाओ, यहां देखो। अब काइंड्स ऑफ टॉर्चुअस लायबिलिटी, एक होता है स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लायबिलिटी। बताओ, स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब? यू विल बी लायबल even when there is no intention, with or without intention or negligence. Defendant is held liable without the fault. जैसे liability for inevitable accident, जब आपके यहां से कोई एक सामान एस्केप कर जाए, कोई डेंजरस सब्सटेंस, जब हमारे यहां पे रखा गया कोई डेंजरस सब्सटेंस एस्केप करके बाजू वाले के लैंड को या बाजू वाले की प्रॉपर्टी को, बाजू वाले के लैंड को या बाजू वाले की प्रॉपर्टी को या बाजू वाले को ही नुकसान पहुंचा दे, दिस इज कॉल्ड एज लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट, और इसके लिए फिर आप रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे। सच लायबिलिटी अराइजेस इन केस वेयर डैमेज इज डन बाय द एस्केप ऑफ डेंजरस सब्सटेंस ब्रॉट और केप्ट बाय एनीवन अपॉन हिज लैंड। आपने अपने यहां पे एक रिजर्वॉयर बनवाया, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस। इसमें एक पार्टी ने, फ्लेचर ने अपने यहां पे एक रिजर्वॉयर बनवाया, पानी का रिजर्वॉयर बनवाया, और वो पानी का रिजर्वॉयर एक दिन फट गया। उस रिजर्वॉयर के फटने से बताओ बाढ़ आई कि नहीं आई, यानी पानी बहा कि नहीं बहा? उसे बाजू वाले जमीन पे अगर हम कहें, मान लो वहां पे कोयले की जमीन है, तो कोयला भीग जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो बाजू की जमीन में वो पानी चला गया तो बाजू वाले का नुकसान भी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब क्या इसके लिए हम ये कह दें कि नहीं अरे रिजर्वॉयर फट गया तो मेरी गलती क्या है? नहीं, गलती आपकी है, क्योंकि आपके यहां पे एक डेंजरस या हार्मफुल सब्सटेंस रखा गया था। लेकिन अगर हम सामने वाले से पूछ करके वो डेंजरस या हार्मफुल सब्सटेंस रख रहे हैं, तो फिर इसमें मेरी गलती नहीं। ठीक है, जैसे मान लो हमने अपने यहां पे केमिकल स्टोर किया, और वो केमिकल, बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे फाइबर डोर्स मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, इन फाइबर के लिए केमिकल इस्तेमाल होता है बनाने के लिए। अब वो केमिकल क्या हुआ, एक दिन अचानक से लीक कर गया, और लीक कर गया तो पूरी जमीन को खराब कर देता है। अब वो लीक करते करते बाजू की दुकान में भी चला गया। ठीक है, अब ये बताइए, मान लीजिए आपकी दुकान पे चला गया, तो ये बताओ, अगर हमने आपसे पूछ लिया था पहले से कि अपने यहाँ पे केमिकल स्टोर कर रहे हैं, कोई आपत्ति तो नहीं, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, और आपने कह दिया हाँ ठीक है, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, तो इन दैट केस फिर आप हमसे कंपेंसेशन नहीं मांग पाएंगे। लेकिन अगर आपने कहा था कि नहीं ठीक है आप रखिए केमिकल, बट ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ना अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए अब आपकी लायबिलिटी नहीं, उसका हर्जाना हमें आपको देना पड़ेगा। यानी देख लो, सब छोटे छोटे केसेस हैं कि सर सामने वाले ने क्या कहा, आपने क्या कहा, ये सब चीजें हटाओ। मेरा कहने का आपको सिर्फ एक इतना सा मतलब था कि इन जनरल अगर हम अपने यहां पे कोई हार्मफुल सब्सटेंस ला करके रख रहे हैं और उस हार्मफुल सब्सटेंस से बाजू वाले को नुकसान पहुंच जाता है, तो उसके लिए हम ही लायबल होंगे। इसे कहा जाता है स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लायबिलिटी, और इसको हम लोग लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट कहते हैं। बोलो समझे क्या? इन द लाइव चैट कम ऑन स्टूडेंट्स, समझे क्या आप लोग? दूसरा है लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक। Such cases are where a person interferes with the property or reputation of another. Say for example, हम कहें कि X पर्सन ने Y का नाम पान मसाला की एड में यूज कर लिया। ठीक है, अब Y कहता है कि इससे हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ी है। ठीक है, और आपने जो मीम बना करके ऊपर से पोस्ट किया है उससे और भी दिक्कत हुई है। यस, उससे और भी दिक्कत हुई है। तो मेरा इंटेंशन नहीं था ऐसा,
माई इंटेंशन वॉज जस्ट टू एंटरटेन द क्राउड। अब इससे तुम्हारी इज्जत की हानि हुई है तो उसके लिए भी हमको कंपेंसेशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो वेयर अ पर्सन इंटरफेयर्स विद द प्रॉपर्टी या रेपुटेशन ऑफ अनदर एंड वाइकेरियस लायबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स, जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सर्वेंट, आपका एम्प्लॉय, मास्टर एंड सर्वेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बोलो मास्टर एंड सर्वेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इस प्रकार के पार्टनर्स इंटर से, मास्टर एंड सर्वेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, पार्टनर्स इंटर से, यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक पार्टनर्स इंटर से का मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मास्टर मतलब मालिक, मास्टर सर्वेंट की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब क्या होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट, कहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई नहीं करती, यानी आप उस चीज के लिए लायबल नहीं होगे। जैसे आपको ध्यान होगा हमने आपसे कहा कि देखो मेरी लायबिलिटी है अगर हमारे यहां से लीकेज हो गया था, लेकिन अगर हम तुमसे पूछ के किया था तो फिर हम लायबल नहीं हो। तो देखो एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, नंबर 1 डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड। भैया हम अपने यहां पे खेती कर रहे थे, मेरी खेती करने से जमीन की फर्टिलिटी थोड़ी कम हो गई, आपके यहां के भी न्यूट्रिएंट्स मेरे यहां पे एब्जॉर्ब हो गए, वाटर टेबल थोड़ा कम हो गया, तो भैया हम तो कोई अनयूजुअल यूज तो कर नहीं रहे थे, तो हम तो लैंड को नेचुरली यूज कर रहे थे। आई एम डूइंग द नेचुरल यूज ऑफ लैंड। सो इफ आई एम डूइंग अ नेचुरल यूज ऑफ लैंड, नॉट एनी अनयूजुअल यूज। अभी अनयूजुअल यूज क्या हो सकता था कि हम लैंड के अंदर में एकदम इतना डीप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, या उसको पूरी तरीके से डिग कर दे रहे हैं, या ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं जिससे आपकी लैंड अनयूजुअली अफेक्ट हो। तो इन दैट केस हम कह सकते हैं इट इज नॉट नेचुरल यूज ऑफ लैंड। बट अगर हम नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहे हैं तो फिर उससे होने वाले डैमेजेस को हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं। यानी हमने अपने यहां पे खेती किया, वाटर टेबल कम हो गया, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गया, क्या आप इसके खिलाफ क्लेम कर सकते हैं? नहीं। दूसरा है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। आपसे पूछ करके हमने यहां पे केमिकल रखे थे, तो क्या आप बाद में आकर के हमसे हर्जाना मांग सकते हैं? नहीं। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, जैसे से फॉर एग्जाम्पल हमारे यहां पे एक रिजर्वॉयर रखा हुआ था, उस रिजर्वॉयर को एक थर्ड पार्टी आकर के खोल के चला जाता, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हमारा किया हुआ नहीं, एक थर्ड पार्टी का किया हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ अपैरेटस रखे हुए थे, हमारे यहाँ पे एक धारदार चीज रखी हुई थी, उस धारदार चीज से या एक सामान से वो आपको नुकसान या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सब किसका किया धरा है? थर्ड पार्टी। लेकिन अगर वो मेरा सर्वेंट है, वो मेरा एम्प्लॉई है, वो मेरा पार्टनर है, तो उनके किए धरे काम के लिए हम भी जिम्मेदार हैं या नहीं हैं? ठीक है। अच्छा, हम बेसिकली मर्डर वगैरह की बात नहीं करें क्योंकि वो क्रिमिनल रॉन्ग में चला जाता है। ठीक। या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो क्या? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। आप जब एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हैं, इसका मतलब आप एक होल एंड सोल अथॉरिटी हैं, आप एक होल एंड सोल अथॉरिटी हैं किसी भी चीज को करने के लिए, तो फिर आप लायबल नहीं माने जाएंगे। जैसे से फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, इसमें एक एग्जाम्पल लिया जाता है वाटर सप्लाई का। सरकार के पास ही ये जिम्मेदारी है कि वो वाटर सप्लाई करे। हमारे यहां पर नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो एक एडिक्वेट वाटर सप्लाई घरों के अंदर में इंश्योर करे। अगर मान लो कि कभी वाटर लीकेज हो जाए और वाटर लीकेज के कारण आपके यहां पे कोई नुकसान पहुंच जाए, तो क्या आप नगर निगम से उसकी भरपाई ले सकते हैं?
तो जवाब आया नहीं। जो स्टेट का है, स्टेट माने गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब यहां पे हो गया स्टेट, तो जो स्टेट का है उनके किसी भी वॉयलेशन के लिए हम लोग कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते। स्टेट की वॉयलेट की गई जिम्मेदारियों के लिए हम लोग कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो पब्लिक बॉडीज स्टोरिंग वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड द लाइक आर बाय स्टैट्यूट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लायबिलिटी सो लॉन्ग एज दे हैव टेकन रीजनेबल केयर। तो मतलब अगर एक रीजनेबल केयर रखा जा रहा है तो किसी भी नुकसान की भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट लायबल नहीं। इसका एक बड़ा फेमस केस स्टडी आप लोगों को सुना है, ये तो एक हमने वाटर लीकेज वाला आप लोगों को एग्जांपल दिया, ये था ग्रीन वर्सेस चेल्सा वाटर वर्क कंपनी, ठीक है। अच्छा, एक और फेमस केस स्टडी सुनाते हैं। क्या हुआ एक बार कि एक बिजनेसमैन था और वो बिजनेसमैन ढेर सारी ज्वेलरी अपने साथ कैरी कर रहा था। अब वो जो ज्वेलरी कैरी कर रहा था उसके अंदर में पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। एक एग्जीबिशन के लिए जा रहा था, ज्वेलरी वो एग्जीबिशन के लिए ले जा रहा था, तो उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पुलिस वालों ने पकड़ करके जेल में बंद किया, पूछताछ किया और उनकी ज्वेलरी एक बार के लिए कई करोड़ों रुपए की ज्वेलरी को जब्त कर लिया। बाद में जाकर के वो ज्वेलरी हो गई चोरी, कोई पुलिस वाला रातों रात लेकर के फरार। अब ये बताओ कि क्या ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उसका हर्जाना दे? नहीं, नहीं। सरकार से आप नहीं मांग सकते, क्योंकि पुलिस एक ऐसा स्टैट्यूटरी वर्क है जो कि होल एंड सोल गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो गवर्नमेंट की एक होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। यानी वो पुलिस वाले की इंडिविजुअल लायबिलिटी हो सकती है लेकिन गवर्नमेंट को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जा सकता, ठीक है। सर ऐसे तो ये तो अन्याय हो गया, गलत हो गया। हाँ, नियम यही है, सरकार कंपेंसेशन दे दे अपनी तरफ से अलग बात है। अरे वो छोड़ो, हम कहें सरकारी रेलवे चल रही है, रेलवे चलाना सरकार के ही हाथ में। सरकारी रेलवे चल रही है, कुछ दुर्घटना हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, सरकार की कोई एग्जैक्ट लायबिलिटी नहीं बनती है कि वो उसका हर्जाना भरे या फिर कोई उस दिक्कत को कंपेंसेट करे, लेकिन आउट ऑफ कर्टेसी तो वो कर देता, ठीक है, हाँ ये करना है हमको क्योंकि उसकी अपनी इमेज भी। बट नियम ये कहता है कि उसको ऐसा करना कोई एग्जैक्टली जरूरी नहीं, ठीक है। तो द डिफेंडेंट कंपनी हैड अ स्टैट्यूटरी, जैसे यहां पे ग्रीन वर्सेस चेल्सा वाटर कंपनी, अगर उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है टू मेंटेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर, तो अ मेन बिलोंगिंग टू द कंपनी बर्स्ट विदाउट एनी फॉल्ट। यानी एक वाटर मेन था जहां से पानी का सप्लाई होता था, वो मेन पाइप फट गया, तो क्या इसके लिए चेल्सा वाटर कंपनी को लायबल होल्ड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? नहीं, उनको भरपाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी थी। क्या था? स्टैट्यूटरी ड्यूटी। तो स्टैट्यूटरी ड्यूटी के अंदर में की गई गलतियों के लिए सरकार लायबल नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड के लिए आप लायबल, ठीक है। कुछ हो गया, बरसात हो गई, ठीक है, हवा आंधी चल गई, आंधी चलने के कारण हमारे यहां से एक टिन शेड उड़ा और फिर किसी के कांच में जा गिरा, एक्ट ऑफ गॉड है ना भैया, हम क्या कर सकते हैं। तो आंधी तूफान आई तो उसमें कुछ भी होगा, तो उसमें तुम ये देखोगे कि हमारे यहाँ का टिन शेड था और आपके यहाँ पे जाके गिरा तो फिर तुम ही घर जाना दो? नहीं ना, ये क्या है? एक्ट ऑफ गॉड। एंड एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट, वो चोर जाकर के खुद ही जैसे पी गया है ना केमिकल, या फिर वो खुद ही जाकर के हम रिजर्वायर खोला है, आप बहने देते हैं पानी, फिर जाकर के हर्जाना मांग रहे हैं, था तो तुम्हारे यहाँ पे नहीं। इट इज एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ, प्लेंटिफ माने जो जिसके साथ अन्याय हुआ है, प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट, जागिए। तो पांच केस नहीं 6 केसेस हैं इसके एक्सेप्शन के। कौन कौन से? डैमेज ड्यू टू किस चीज के एक्सेप्शन है? strict absolute या strict liability, when you are liable even without having any intention, without fault,
तो इसमें एक्सेप्शंस में है, अगर आप नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहे हो तो फिर आप विदाउट फॉल्ट लायबल नहीं होगे। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ से कर रहे हो, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, इसके आगे का बताओ। एक्ट ऑफ गॉड है, उसके पहले का बताओ। हाँ, प्लेंटिफ्स ऑन डिफॉल्ट, ओन डिफॉल्ट, उससे भी पहले का बताओ। हाँ, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, भूल रहे थे तुम लोग और बहाना बनाए जा रहे थे। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, समझ गए? बूझे कि नहीं बूझे? बूझे। ओ भाई लाइव चार्ट, बूझे या नहीं बूझे? वाइकेरियस लायबिलिटी माने बताओ। लायबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ अदर्स। वाइकेरियस लायबिलिटी माने बोलो, फिर से बोलो। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माने लायबल विदाउट फॉल्ट, विदाउट इंटेंशन, स्टिल यू विल बी लायबल। वाइकेरियस माने लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ अदर्स। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक एग्जांपल वाइकेरियस लायबिलिटी का भी आता है ना। देखो, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी ऊपर, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर में वाइकेरियस लायबिलिटी भी आता है, इनएविटेबल एक्सीडेंट भी आता है और इनएविटेबल मिस्टेक भी आता है। तुम लोग को याद वाद नहीं है, रिकॉल करवा रहे हैं पूरा का पूरा। इस लेक्चर को एक बार और एग्जाम से पहले भी सुन लोगे ना एक बार, फटाक से दिमाग में बैठ जाएगा। ये मेरा वचन है, मेरा, खैर कल ही बाहुबली देखा, उसी का इम्पैक्ट है। प्रिंसिपल एंड एजेंट, वाइकेरियस लायबिलिटी कब कब होती है? प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट डन बाय एजेंट। प्रिंसिपल इज डन फॉर द एक्ट डन बाय एजेंट, बट इट शुड बी विद इन द अथॉरिटी, इट शुड बी विद इन द अथॉरिटी। अब जैसे समझो, तुमने अपने एक एजेंट को अपॉइंट किया कि तुम जाओ फला फला जगह पे कॉन्ट्रैक्ट कराओ मेरे बिहाफ पे। वो वहां पे जाकर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, उल्टे दो चार मार के आ जाता है। तो तुमने तो अथॉरिटी नहीं दी थी ना, तुमने इस बात की अथॉरिटी, कॉन्ट्रैक्ट करना ना पसंद आए तो मार के आना, तुमने तो अथॉरिटी दिया था साइन वाइन करने का। तो विद इन दी अथॉरिटी अगर कोई काम धंधा कर रहा है तो उसके लिए तुम भी लायबल हो, लेकिन आउटसाइड दी अथॉरिटी अगर कुछ करके आ रहे तो उसके लिए तुम लायबल नहीं। तो प्लीज ऐसा मत कहना सर ऐसे तो कुछ भी कराए कि हम जिम्मेदार होंगे, नहीं, विद इन दी अथॉरिटी। तो पार्टनर, प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एक्ट डन बाय एजेंट, master responsible for act done by servant, one partner responsible for act done by another partner, but again उनकी अथॉरिटी में होना चाहिए ना। हमने अब पार्टनर कुछ भी करे जा करके, तो हम मर्डर कर दिया तो हम तो नहीं उसके साथ में, ये पार्टनर है मेरा, जेल में जाएंगे। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये सब पढ़ने की जरूरत इसके बाद नहीं। अब देखो, इसमें प्रिंसिपल एंड एजेंट के अंदर में बहुत बढ़िया केस है इसके अंदर में, सुनना। एक है ये केस लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ, ठीक है, ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी, ठीक। अब देखो इसमें क्या था, लॉयड was a lady, I suppose, तो बेसिकली हुआ क्या था, स्मिथ एंड कंपनी was a firm of solicitors। मान लो इन्वेस्टमेंट फर्म है, हमारा एक इन्वेस्टमेंट फर्म है और उस इन्वेस्टमेंट फर्म की एक एम्प्लॉय है सिद्धि, ठीक है, बस नाम अच्छा है और बाकी आप लोगों को बताएं, सिद्धि इज अ वेरी कनिंग पर्सन, चालाक, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, एक भुला भला इन्वेस्टर, छोड़ो मेरे ऊपर भी सूट नहीं करेगा, भोला भला इन्वेस्टर, क्या क्या क्या, हाँ, रिया। तो रिया जाती है सिद्धि के फर्म में, ठीक है, सिद्धि की फर्म का नाम था सिद्धि विनायक एंड कंपनी। तो सिद्धि वहां पे एम्प्लॉय है, ठीक है, मालिक भी नहीं है, एम्प्लॉय है। तो रिया जाती थी, कहती थी अरे सिद्धि हम आए हैं वापस से, हमको पैसा ऐसा लगाना है। रिया ऐसे कंटिन्यूसली जाती थी और सिद्धि के कहने पे पैसे लगाए जाते थे। अब सिद्धि ने पैसे लगवाए 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 और आखिरी के कुछ, ये जो भाई रिया इज अ रिच पर्सन, आखिरी के जो 20-50 लाख रुपए थे वो सिद्धि ने और कहीं नहीं अपने खाते में लगवा दिए। और अपने खाते में लगवाने के बाद सिद्धि है, हाँ देखो सिद्धि खुद ही कह रही है, तब तो सर हम, अच्छा तो अब हम,
तो फिर कभी नहीं मिलो, तो उसके लिए बताओ क्या बाकी के सिद्धि विनायक एंड कंपनी रिस्पॉन्सिबल है क्या? क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, सिद्धि किसकी एम्प्लॉय? सिद्धि विनायक की। तो इन दैट केस सिद्धि विनायक विल बी रिस्पॉन्सिबल और नॉट? यस, सिद्धि विनायक विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक, गणेश जी विल बी वेरी एंग्री ऑन मी, मेरा नाम भी बनाम कर। सो यस, दिस वॉज द केस स्टडी ऑफ लॉयड वर्सेस ग्रे स्मिथ। मास्टर एंड सर्वेंट। अच्छा, इसमें क्या ये हमने आपको मैगजिम पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। ऊपर हम लोगों ने एक मैगजिम पढ़ा, बताओ कौन सा मैगजिम था? मेंस रिया के लिए कौन सा मैगजिम पढ़ा था? एक्टस नॉन फेसिट, बोलो, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, यानी द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट एनी गिल्टी माइंड। एक और मैगजिम है, नीचे देखो और पढ़ो ध्यान से, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पहले साथ साथ में पढ़ेंगे, एवरीबॉडी रीड इट अलोंग विथ मी। कोई फेसित पर एलियम फेसित पर से, बोलो। ठीक है, अगली बार अगर किसी को कुछ कहना है, जैसे डू यू नो आई कैन स्पीक अदर लैंग्वेजेस एज वेल, लाइक इफ आई हैव टू स्पीक फ्रेंच आई कैन स्पीक दैट ऑल्सो। ठीक है, I do know how to speak votre petre vau sapele eleze vete. You understand the meaning of it? Neither do I. But if somebody asks me, तो আমি বেঙ্গলি भी তাড়াতাড়ি বলছি। তুমি कोई बांग्ला, कोई बांग्ला एक इतना आया नहीं है, मैंने तो पकड़ लेता। ठीक है, तो तुम लोग भी ये सब सीख लो, then you can say to others, you know what, I know Latin as well. Cui fecit per ilium per se क्या है? तो जो कहना उसके हिसाब से कुछ भी कह देना, कौन सामने वाले को मालूम है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? cui fecit per ilium fecit per se, लेकिन अपने को मन में मालूम होना चाहिए कि इसका असल मतलब क्या है। He who doesn't act through another is deemed to do it himself. He who doesn't act through other is deemed to do it himself. तुमने अपने दोस्त के थ्रू प्रॉक्सी लगवाई, क्या तुम उसके लिए खुद जिम्मेदार हो? हाँ, you are doing this act through other. तो he who doesn't act through other is responsible himself. ठीक है, इसने पैसे दिए सोनू को, जाओ सामने वाले लड़के को पीट के आना। ठीक है, तो सोनू तो पीट आया, लेकिन उसके लिए क्या ये भी लायबल है? हाँ, बिकॉज यू आर डूइंग एन एक्ट थ्रू अदर। ही हु डज एन एक्ट थ्रू अदर इज रिस्पॉन्सिबल, इज डीम्ड टू डू इट हिमसेल्फ, माना जाएगा कि तुमने उसको खुद ही किया। कोई फेसित पर से, जो कोई फेसित पर से, वो जो किसी दूसरे के थ्रू किसी एक्ट को करता है, उसे माना जाता है कि उसने खुद। कोई फेसित पर एलियम फेसित पर से, याद रहेगा ये। एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, समझो भैया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो काम करता है उसके लिए हम लायबल नहीं। तुम एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, मेरे बताए गए निर्देशों पे काम नहीं करते हो, तो तुम मेरे एम्प्लॉय नहीं। तो तुमने जो भी किया उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार, हम जिम्मेदार नहीं। यू आर एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम मेरे एम्प्लॉय हो, तो तुम गाड़ी चला करके आते थे तो बाजू वाले का खेत एकदम तबाह कर देते थे, कहीं ना कहीं इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल, तो मेरे एम्प्लॉय हो। ठीक है, तुम एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, हमारे यहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, बाजू वाले के खेत से होते हुए अपनी गाड़ी लेकर के आए और उसका खेत ऐसे खत्म, तो उसके लिए हम कुछ नहीं, हम तुमको नहीं जानते, तुम एक इंडिपेंडेंट पर्सन, मेरे हमने कहा था उसमें से उसकी खेत से गाड़ी चला के ले आओ, नहीं। तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के किए गए काम के लिए यू आर नॉट लायबल।
एक इंडिपेंडेंट पर्सन के किए गए कॉन्ट्रैक्ट के लिए यू आर नॉट लायबल। लेकिन कब लायबल होंगे हम? कब हम लायबल होंगे? अगर हमने आपको ऑथराइज किया था टू कमिट अ टॉर्ट, हमने कहा था जाओ उसके खेत पर से चढ़ा के ले आना, तो फिर हम लायबल होंगे। या इन टॉर्ट्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस आपने ऊपर पढ़ लिया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वगैरह वाला और वो सब, वाइकेरियस लायबिलिटी या इनएविटेबल एक्सीडेंट या इनएविटेबल मिस्टेक। तीन केसेस थे, याद किए हो कि नहीं? इनएविटेबल मिस्टेक, इनएविटेबल एक्सीडेंट और वाइकेरियस लायबिलिटी। या नेग्लिजेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की नेग्लिजेंस थी, तो फिर भी हम लायबल होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर में यह माना जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर भी एक तरीके से हमने अपॉइंट किया था, इफ ही इज कंप्लीटली नेग्लिजेंट, ठीक है, इफ ही इज कंप्लीटली नेग्लिजेंट, आई एम नॉट लुकिंग एनी केयर ऑफ इट, देन ऑल्सो आई विल बी लायबल। बट इन दिस केस क्या होगा? आई माइट बी फोर्स्ड टू पे द कंपेंसेशन, बट आई विल क्लेम द कंपेंसेशन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो। ठीक है, वेयर एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल, अगर हमने एकदम ध्यान रख करके अपॉइंटमेंट किया है कॉन्ट्रैक्टर का। एक होता है कि हमने कॉन्ट्रैक्टर का अपॉइंटमेंट कर लिया, बस कुछ देखा ताका नहीं, ठीक है, इनको कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन हमने इनको कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे अपॉइंट कर लिया बिल्डिंग बनाने के लिए, और इन्होंने आज तक कुछ बनाया नहीं था, बस खाली घर पे वो जो ग्लास के ऊपर ग्लास रख करके बिल्डिंग बनाते हैं उतना ही इनको आता था। बचपन में बिल्डिंग ब्लॉक भी बनाती थी तो भी गिरा देती थी, और हमने इनको पूरी बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। ठीक है, तो बताइए उसमें आई एम ग्रॉसली नेग्लिजेंट, हम जिम्मेदार होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन इफ आई हैव टेकन प्रॉपर केयर इन द अपॉइंटमेंट, अगर हमने पूरा ध्यान से अपॉइंटमेंट किया है, एकदम ध्यान से अगर हमने अपॉइंटमेंट किया, देन विल आई बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? नो, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, देन ओनली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर हमने तुम्हारी डिग्री चेक कर लिया था, एक्सपीरियंस चेक कर लिया था, देन आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो कब हम रिस्पॉन्सिबल होंगे? जब हम नेग्लिजेंट हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को चुनने में, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में, और जहां पे हमने कहा है कि जाओ जाके टॉट करो, कोई चिंता नहीं, तो इन दैट केस आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर हमने तुमको एकदम ध्यान से चुना है, देन आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है किसी एक्ट्स के लिए? सर्वेंट के एक्ट्स के लिए। अ wrongful act is authorized by the employer and a wrongful and unauthorized mode of doing some act which is authorized by the, यानी ऑथराइज था या नहीं था, लेकिन अगर ऑथराइज्ड बाय एम्प्लॉयर है, आपकी अथॉरिटी में था या नहीं था, लेकिन अगर हमने कह दिया करने को तो फिर तो हम जिम्मेदार हैं, और तुम्हारी अथॉरिटी में था और तुमने कर दिया तो भी उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। लेकिन आउट ऑफ अथॉरिटी तुम कुछ भी करके आ जाओ, हमने नहीं कहा था, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। जैसे देखो, वाह क्या केस है, फंटास्टिक। पंडा नाम है इसका, सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट। द डायरेक्टर ऑफ अ पेट्रोल लॉरी while transferring the petrol from the lorry to an underground tank at a garage struck a match in order to light a cigarette। ये इसको अचानक से गाड़ी चलाते चलाते फूकने का मन किया। अब ये क्या करता है, पेट्रोल की टंकी के बीच में ऐसे करके लाइट चलाता है। ऐसे जस्ट इमेजिन, पेट्रोल की टंकी बगल में, ठीक, और ऐसे सिगरेट एकदम से बड़ू। कौन रिस्पॉन्स? तो पहले बताइए, ट्रक ड्राइवर बचा कि नहीं बचा? एंड देन थ्रू इट, स्टिल अलाइट ऑन द फ्लोर। An explosion and fire ensued. The House of Lords felt that employer is liable for the damage caused, for he did the act in the course of carrying out his task of delivering petrol. It was an unauthorized way of doing what he was employed to do. ठीक है, यानी एक तरीके से, क्योंकि within he was in the course of employment, और उसके अंदर में अगर उसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए एम्प्लॉयर विल बी हेल्ड लायबल। समझे कि नहीं समझे? क्या हम लोगों ने पढ़ा कि वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। यानी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के लिए होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। ये क्या है? एक्सेप्शन है।
इंग्लैंड में और इंडिया में इससे जुड़ी हुई क्या पोजीशन? इंग्लैंड में और इंडिया में इससे जुड़ी हुई क्या पोजीशन है? At common law, the crown could not be sued in tort either for wrongs actually authorized by it or committed by its servant in the course of their employment. लेकिन क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 आने के बाद, बोलो कौन सा? पहले क्या था कि इंग्लैंड में जो सरकारी एम्प्लॉइज क्राउन के, उनको कहा जाता है दे कम अंडर द क्राउन ना, राजा महाराजा के अंदर में, रानी क्वीन एलिजाबेथ गई अभी जस्ट थोड़े, तो उनके जो सर्वेंट्स थे उनके एक्ट के लिए क्राउन वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल। लेकिन क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 आने के बाद क्राउन विल बी लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट्स। बोलो कौन लायबल होगा? क्राउन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट्स। इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की पोजीशन यही है कि यहां पर भी हम लोग को चेक करना पड़ता है दो चीजें। हम बार बार आपसे कह रहे थे कि क्या वो इंडिया की गवर्नमेंट ही स्पेसिफिकली कर सकती है? हमने कहा रेलवे गवर्नमेंट ही चला सकती है, पुलिस गवर्नमेंट ही देखती है, वाटर की सप्लाई गवर्नमेंट ही देख रही है। तो गवर्नमेंट का सोवरेन फंक्शन है। बोलो क्या? सोवरेन मतलब जो केवल सरकार कर सकती है, ओनली गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट। तो देयर विल बी नो वाइकेरियस लायबिलिटी, नो वाइकेरियस लायबिलिटी यानी नो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जैसे पुलिस के केस में। सर मतलब इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? नहीं, सरकार जिम्मेदार नहीं है। यानी सर पुलिस कुछ भी कर दे गलत तो क्या उसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं रखी जाएगी? नहीं, ये तो गलत बात है। हाँ, बट नियम ऐसा ही है, वो कंपेंसेशन अपनी मर्जी से दे दे वो अलग बात है। और नॉन सोवरेन मतलब जो सिर्फ सरकार नहीं करती है, सब करते हैं। जैसे सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पताल भी है और प्राइवेट अस्पताल भी है कि नहीं है? ठीक है, तो नॉन सोवरेन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों करते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट की वाइकेरियस लायबिलिटी होती है। फिर से ध्यान दो, इसके लिए गवर्नमेंट की वाइकेरियस लायबिलिटी होती है, टॉर्ट माना जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो अगर सोवरेन है यानी सिर्फ सरकार करती है, निश्चिंत रहेगा सरकार, उसका एम्प्लॉय कुछ भी करेगा, सरकारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ भी गलती होगी सरकार जिम्मेदार नहीं है। लेकिन नॉन सोवरेन फंक्शन के लिए सरकार जिम्मेदार है। ऐसा इंडिया की पोजीशन है। और ये इंग्लैंड में पोजीशन क्या है? क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट आने के बाद क्राउन इज लायबल, यानी इनकी वाइकेरियस लायबिलिटी हर एक सिचुएशन में है। क्या ये लिख लिया तुम लोगों ने? ओ भाई लाइव वालों जल्दी बताओ, क्या ये हुआ कि नहीं हुआ? एकदम बस इस रिवीजन को तुम लोग सोच सकते हो, एग्जाम से पहले भी एक बार रिकैप पे पूरा का पूरा चलाना है और एकदम अल्ट्रा क्लियर। ठीक, नेक्स्ट लास्ट के टॉपिक्स हैं, लास्ट के आपके कुछ टॉपिक्स हैं, इनको ध्यान से देखिए। टॉर्ट्स और रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। टॉर्ट्स और रॉन्ग्स टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। पर्सनल सेफ्टी और फ्रीडम के अगेंस्ट में किए गए कुछ टॉर्ट्स, और आपको इन्हें पहचानना आना है। 100% इसके ऊपर में एक सवाल है, 100% इसके ऊपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, गारंटीड, हमसे लिख करके ले लो। चलो कोई लाया नहीं। बैटरी, सर बैटरी माने क्या? जब दूसरे को बैटरी देते हैं तो सर बैटरी कहते हैं क्या? नहीं, ये बैटरी यहां पे कुछ और है। यहां पे बैटरी का मतलब, हाँ, बैटरी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर इंडिविजुअल। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स माने एकदम फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू मारना पीटना, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। जैसे क्या है, एक मान लो हमने बचाव में, अपने बचाव के अंदर में सामने वाले को मारा पीटा या उसको दूर भगाया, देयर इज अ लॉफुल जस्टिफिकेशन ना।
विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, गए और बस सामने वाले को सर मजा आ रहा है आज तो ये करने का मन कर रहा है, आप जैसे बता, तो दिस इज कॉल्ड एज बैटरी। दो चीजें हैं, यूज ऑफ फोर्स हाउएवर ट्रिवियल इट मे बी विदाउट द प्लेंटिव्स कंसेंट, यानी एक होता है कि सामने वाला खुद ही कह रहा है कि मुझे मारो, नहीं सामने वाले ने नहीं कहा मुझे मारो, और तुम ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, कम ज्यादा कितना भी, कम या ज्यादा, हाउएवर ट्रिवियल इट मे बी विदाउट द प्लेंटिव्स कंसेंट, लेकिन अगर आपने ताकत का इस्तेमाल किया बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के तो इसे हम लोग कहते हैं बैटरी। यहां पे जो की वर्ड है वो है डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बोलो क्या? डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी छू करके टच करके मारा, और एक होता है फेंक के मारा। डायरेक्ट एप्लीकेशन किए हैं नहीं, लेकिन तुमको चोट लगी कि नहीं लगी? चोट लगी, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल ये जादू का खेल दिखा रहा था, जादू का खेल दिखाते दिखाते ये ऐसे चाकू फेंक फेंक करके सामने में उस सेब पे मार रहा था, उतने में सेब पे लगते लगते इधर में हाथ में भी लग गया, खचा। बताओ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किए हो नहीं, लेकिन सामने वाले का असॉल्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। असॉल्ट is an act of defendant which directly causes the plaintiff immediately to apprehend the contact with the person। अच्छा यहां पे क्या है, हम ये एक डिफरेंट है, असॉल्ट इज समथिंग डिफरेंट। असॉल्ट इज कि सामने वाले को हड़काना, असॉल्ट है सामने वाले को मार देंगे, मार देंगे इज असॉल्ट। जैसे घर पे आप लोगों के साथ में दो चीजें होती होंगी, कोई एक, मम्मी या पापा में से कोई एक, यूजुअली मम्मी लोग जो है वो बैटरी करती है ना, मम्मी लोग डायरेक्ट बैटरी करती, वो ऐसे धमकाएंगे नहीं, वो ऐसे लेके, ठीक है, डायरेक्ट बैटरी। और पापा लोग 90% ऑफ द टाइम्स असॉल्ट करते हैं, ठीक। लड़कियों के ऊपर में तो नहीं, बैटरी भी होता है, कभी हार्डली हो सकता है कभी असॉल्ट हुआ हो, बाकी लड़कों को मालूम, तुम लोग को मालूम होगा ना, असॉल्ट दिखाया भर है तो असॉल्ट, और लगा दिया फिर से, दिस इज बैटरी, असॉल्ट और बैटरी। तो जब सामने वाले पर्सन को अप्रीहेंड, एक ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं कि आई विल मेक अ कॉन्टैक्ट विद द पर्सन, जिससे कि सामने वाले को नुकसान होगा। देखो इसके कुछ ना की टर्म्स हैं, you are giving an apprehension that you will cause the plaintiff some damage, ठीक है। it creates an apprehension in the mind of plaintiff that he is going to commit a battery। when you are going to commit, you are giving an apprehension that you will commit a battery, it is said to be क्या? assault, ठीक है। जैसे एक लोडेड गन पॉइंट करना, एग्जाम्पल है क्या? to point a loaded gun, bodily harm, to cause physical harm to the plaintiff in and fact causing physical harm to him is a tort। यानी एक होता है, जैसे हमने वही कह रहे थे फेंक के मारने वाला एग्जांपल, हमने अब फेंक के मारा, आपको बॉडीली हार्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है तो वो बैटरी, और कुछ फेंक के मार दिए तो वो बॉडीली हार्म। तो बॉडीली हार्म ना एक नया टर्म है, देखो नए नए टर्म्स आते रहते हैं, ये कोई लॉ तो है नहीं, लॉ ऑफ टॉर्ट इज नॉट एन एक्ट, कोई एक्ट नहीं बनाया गया कि ये सब स्पेसिफिक टर्म है, ये सब क्या है, बस जनरली चलता जा रहा है। तो बॉडली हार्म भी एक शब्द आया, बॉडली हार्म में चाहे फेंक के मारा या पास आके मारा, हर एक चीज में आ गया, लेकिन सामने वाले को नुकसान पहुंचा, फिजिकल हार्म पहुंचा, डायरेक्ट एप्लीकेशन इज नॉट नेसेसरी। समझे कि नहीं समझे? डायरेक्ट एप्लीकेशन इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है। और फिर इसके बाद फॉल्स इंप्रिजनमेंट, किसी को बंद करके रखना, उसकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करना, इज कॉल्ड एज क्या? फॉल्स इंप्रिजनमेंट। टोटल रिस्ट्रेंट फॉर सम पीरियड, यानी उसकी लिबर्टी को, सामने वाले की लिबर्टी को अफेक्ट करना, इज कॉल्ड एज फॉल्स इंप्रिजनमेंट। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, एक होता है ना तुमको केस में फंसा देंगे, तुमको केस में, आज ही हम देख रहे थे अखबार में लिखा हुआ था कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को धमका रहा था कि हम तुमको सो एंड सो एक्ट के तहत में फंसा देंगे, ठीक है। जैसे SC ST के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे एक्ट्स हैं, तो उसी में से एक्ट में कह रहा था कि हम तुमको इस केस के तहत फंसा देंगे। तो किसी के ऊपर केस करना, किसी के ऊपर केस कर देना,
उससे पैसे निकलवाने के लिए या बाकी और किसी के लिए। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपको मालूम है कि आप गलत हैं, आपको मालूम है कि आप गलत, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो फिर ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं है। हमको लग रहा था हम सही, हमने केस किया, लेकिन हमको मालूम है कि हम गलत हैं, फिर भी हमने सामने वाले के ऊपर केस किया किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव से, इविल मोटिव से, सामने वाले से पैसे निकलवाने के लिए, उसको हैरेस करने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड एज क्या, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। इट इज इंस्टिगेटिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अदर मैलिशियसली एंड विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज। ठीक, इसमें क्या होता है, देयर मस्ट हैव बीन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ प्लेंटिफ, यानी केस होना चाहिए, और वो केस करने के लिए एक रीजनेबल या प्रोबेबल कॉज होना चाहिए, और आपने इसमें मैलिशियसली एक्ट किया, यानी कोई मोटिव नहीं था आपका, और द प्लेंटिफ मस्ट हैव सफर्ड डैमेज एज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, और आपके इस केस करने की वजह से सामने वाले को नुकसान हुआ है। ठीक है, द प्रोसिक्यूशन मस्ट हैव टर्मिनेटेड इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, और सामने वाला जीत गया। तुमने सामने वाले पे केस किया, सामने वाले के ऊपर केस करने का तुम्हारे पास में एक रीजनेबल कॉज था। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इविल मोटिव था ये केस करने का, आपके इस केस करने की वजह से सामने वाले को नुकसान हुआ और आप ये केस हार गए, तो अब सामने वाला पलट करके किस चीज का केस करेगा, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का। तुमने मेरे ऊपर में मैलिशियसली प्रोसिक्यूट किया, अब मेरे को हर्जाना दो इस चीज का। समझे कि नहीं समझे, समझ गए क्या? अगर वो जीत जाता तो सामने वाला गलत था ही ना, मेरा केस गलत कहां से हुआ, फिर तुम सही हो गए, है ना। नर्वस शॉक, नर्वस शॉक अब होता क्या है, से फॉर एग्जाम्पल उत्कर्ष जब जब अपनी छत पर निकलता है, सोनू आकर के उत्कर्ष को घूर घूर करके देखता है, उत्कर्ष घबराए और सोनू ऐसे देखता जाए। बताओ उत्कर्ष, तुम घबरा जाओगे कि नहीं घबरा जाओगे? उत्कर्ष किसी तरीके से छत से भागा, कहा नहीं। तो ये बताओ उत्कर्ष, क्या तुम घबराए हुए हो? यस, दिस इज नर्वस शॉक। क्या ये गलत है? हाँ गलत है, दिस इज क्या, नर्वस शॉक। ठीक है, सुनो एकदम निश्चिंत। हाँ, दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज कंप्लीटली, ये नई चीज आई है, ये बाजार में नई चीज है, ये सब पहले नहीं होता था, ये सब पहले नहीं होता था, अभी सब नई चीज आई है। इट प्रोवाइड्स रिलीफ व्हेन अ पर्सन मे गेट फिजिकल इंजरी नॉट बाय एन इम्पैक्ट, एग्जाम्पल बाय स्टिक बुलेट, बट मेरली बाय नर्वस शॉक। इसको घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, फिक्र हो रही है, इसको इंजरी हो रही है, फिजिकल इंपैक्ट की वजह से नहीं, नर्वस शॉक की वजह से। ये डिप्रेशन में चला गया है, परेशान हो गया है, ये सब। डिफेमेशन, डिफेमेशन माने बेइज्जती होना, लॉस ऑफ रेपुटेशन। डिफेमेशन माने लॉस ऑफ रेपुटेशन। अब ये डिफेमेशन ना दो तरीके से होता है। कमान, कितने तरीके से होता है? दो तरीके से डिफेमेशन होता है। एक होता है लिबल और दूसरा होता है स्लैंडर। बोलो क्या? कम ऑन एवरीबॉडी, डिफेमेशन दो प्रकार से होगा, बोलो, लेबल एंड स्लैंडर। लेबल का मतलब अगर एक रिटन फॉर्म में, परमानेंट फॉर्म में लिख करके, छाप करके बेइज्जती करें। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल्स लेते अब दोनों। हाँ, क्या क्या नाम? दीप्ति, अमृता। अच्छा, तो दीप्ति एंड अमृता। अब से फॉर एग्जाम्पल दीप्ति जो है एक पूरा इश्तिहार छापती है अमृता के खिलाफ। ठीक है, उसके अंदर में अमृता के खिलाफ बकायदा लिखती है, और पान गुटखा मसाला ये वो सारा एडवर्टाइजमेंट उसी के अंदर में लगा देती है। तो दीप्ति एकदम लिख लिख करके, छाप छाप करके बेइज्जती कर रही है कि बोल बोल करके बेइज्जती कर रही है? छाप छाप करके बेइज्जती कर रही है। पूरी फिल्म बना रखी है, उसके अंदर में अमृता को पान गुटखा मसाला खाते हुए, ये उसमें पूरा ऐड चलाती है। ये हुआ क्या? सब तरफ है धुआं धुआं। ठीक है, गुटखा पान मसाला, आप इसे अवॉइड कर। तो बताइए, अमृता पूरी फिल्म बना रखी है, छापा है जगह जगह पे, प्रिंटेड है, ये परमानेंट रहेगा या फिर आज बोला कल खत्म? परमानेंट रहेगा। इसका सबूत आपके पास है कि नहीं अमृता?
ये इसने लेबल किया है, बताओ क्या किया है, लेबल। अब मान लो एक होता है कि अमृता जगह जगह पे जा जा करके ऐसे, अरे मालूम है दीप्ति ऐसे करती है, गुटके के बिना तो सुबह ही नहीं होती है। तो अगर अगर ऐसे बोल बोल करके जगह जगह पे बेइज्जती करे तो स्लैंडर। फिर से लिख लिख के बेइज्जती करे तो लेबल। लेबल, लेबल लगा दिया, लेबल लगा दिया, लेबल याद रहेगा, है ना। स्लैंडर, बोल बोल करके बेइज्जती किया तो परमानेंट फॉर्म का कौन है, लेबल। टेम्पररी फॉर्म का कौन है, ज्यादा सीवियर कौन है, लेबल, और थोड़ा कम सीवियर कौन है, स्लैंडर। ठीक है, मेरे में आप इसके खिलाफ नारा लगवा रही, दिस इज स्लैंडर, छाप छाप के दे रहे हैं, लेबल। अब बहुत हो गया बेइज्जती का, अब बताइए रेमेडी क्या है। बहुत सह लिया हम लोगों ने, रेमेडी बताओ क्या है। रेमेडी देखेंगे अब हम लोग जानेंगे इसकी रेमेडी। ये हमारा आखिरी टॉपिक। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं। जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी, जुडिशियल रेमेडी आपको बताई गई 3 प्रकार की। आपसे सबसे फेमस क्वेश्चन आपका, बताइए इसमें से कौन सी जुडिशियल रेमेडी नहीं है। कितनी जुडिशियल रेमेडी है, 3। ऑप्शन कितने आते हैं, क्या समझे। ओ क्या कहेगा, पिक द ऑड वन आउट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ जुडिशियल रेमेडी, समझे। अच्छा, जुडिशियल रेमेडी 3, डैमेजेस, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई। इंजेक्शन, इंजेक्शन माने रुक जा, ठीक है, बस इसके आगे नहीं, रुक जा, दिस इज क्या, इंजेक्शन। रोक देना फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग इज इंजेक्शन। डैमेजेस की भरपाई, डैमेज। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो लिया है उसको वापस करो, जो लिया है उसको स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। रिस्टोर अ प्रॉपर्टी। एक्स्ट्रा जुडिशियल, यानी लॉ में लिखा नहीं लेकिन उसके बाहर भी ये सारे रेमेडीज हैं। सेल्फ डिफेंस, अपना बचाव करना, ये सबसे पहला। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, कोई दूसरा अगर आपके यहां पे ऐसी एंट्री कर रहा है, दिस इज क्या, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपासिंग। री एंट्री ऑन लैंड, अगर आपकी जमीन पे कोई कब्जा कर ले तो वापस उस जमीन पे चले जाना, उसके ऊपर वापस से कब्जा लेना, इज कॉल्ड एज री एंट्री ऑन लैंड। रिकैप्शन ऑफ गुड्स। अब जैसे इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी ने आपके किसी कैटल को जब्त कर लिया। एक होता है कि मान लो बाजू वाले की गैया आपकी खेत में आकर के चर देती है, ठीक है, तो आप उसकी गैया कब्जे में कर सकते हैं, आप उसकी गाय को कब्जे में कर सकते हैं, लेकिन जब वो उसका भरपाई कर दे तो आप अपनी गाय को वापस ले सकते हैं। रिकैप्शन ऑफ गुड्स, उसने जो कब्जा किया है हम उसको वापस ले सकते हैं। रिकैप्शन, वापस उसको अपने पोजीशन में ले लेना। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, अगर से फॉर एग्जांपल तुम बहुत लाउड स्पीकर पे गाना चला रहे हो, मेरे पास में ये अधिकार है कि हम उस लाउड स्पीकर को बंद कर सकें अगर हमको उससे नुकसान हो रहा है और वो अगर लॉ के अगेंस्ट में है तो। लास्ट क्या क्या है, डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट, यानी वही अगर किसी की कैटल एंटर कर जाए हमारे यहां पे तो हम उसको अपने यहां पे कब्जे में करके रख सकते हैं। डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट मतलब अगर हमारे लैंड पर कुछ डैमेज हो जाए तो जिसने वो डैमेज किया हम उसको कब्जे में, खास करके कैटल के लिए। ये नहीं बच्चा आया तो बच्चे को पकड़ करके रख लिया, आज तो तुम्हारा बाप तुमको छुड़ा के ले जाएगा, नहीं। कोई कैटल एटल अगर आ गया तो उसके कैटल को कब्जे में करके रख सकते हैं और जब वो पैसा दे देगा तभी उसके कैटल को छोड़े, नहीं तो रात में फिर क्या। ये है रिकैप्शन, वापस ले सकते हैं। किसी ने मेरा सामान कब्जे में रखा है हम उसको वापस ले लेंगे, और ये है कि हम उसका सामान कब्जे में ले लेंगे। कब्जे में लेना और कब्जे से छुड़वाना दोनों हमारा राइट है। क्या ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हुआ? मात्र 1.5 घंटे में, एग्जैक्ट 1.5 घंटे के अंदर में हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया। ये था आपका एक वन शॉट रिवीजन अपने पूरे के पूरे लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। इस रिवीजन को एक बार बढ़िया से वापस से रिकैप करना, इस चैप्टर को पढ़ना,
आई एम डैम श्योर आप अपने एग्जामिनेशन में बड़ा अच्छा करेंगे। हमने ये रिवीजन करने के दौरान आपको हम बता दें, आई हैव टॉट दिस मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, एंड एवरी टाइम आई हैव टॉट दिस आई हैव आइडेंटिफाइड कि इसके अंदर में क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमने बस ऐसे ही आपको कुछ कुछ शब्द पढ़ाए हैं, नहीं, हमने आपको हर वो कीवर्ड और एक इंपॉर्टेंट टर्म इसके अंदर में सिखाया है जो कि आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो चीजें जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, उन चीजों के ऊपर में ज्यादा स्ट्रेस किया गया है मेरे हर एक पॉइंट के अंदर में, हर एक लेक्चर के अंदर में, हर एक लाइन में जो हमने कहा है, इट इंक्लूड्स ऑल दोस की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आई होप यू विल टेक द फुल बेनिफिट ऑफ इट, yes or no? Thank you so much students for doing this session. Tata, bye bye. नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में यही था कि अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की नेग्लिजेंस है और उसके अंदर में मेरी भी जिम्मेदारी थी, बेसिकली आई वाज नेग्लिजेंट इन अपॉइंटिंग द कॉन्ट्रैक्टर, देन आल्सो आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर इट। और अगर हमने कॉन्ट्रैक्टर को अच्छे से चुना, फिर कॉन्ट्रैक्टर की नेग्लिजेंस ही थी, तो फिर आई विल नॉट बी नेग्लिजेंट। तो ऊपर जो है नेग्लिजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ था, उसके अंदर में ये भी एक पॉइंट था कि आई हैव बीन नेग्लिजेंट आल्सो इन अपॉइंटिंग द कॉन्ट्रैक्टर। इफ आई हैव नॉट बीन नेग्लिजेंट, ओनली द कॉन्ट्रैक्टर इज नेग्लिजेंट, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर ही लायबल है, आई विल नॉट बी लायबल। थैंक यू।